नमस्कार, एग्जाम हैप्पी चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहाँ पर आप सभी के लिए झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2025 की तैयारी को लेकर के। तो यदि आप झारखंड में झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह जो है आपके लिए बहुत ही रामबाण साबित होगा। आप यहाँ से सारे चीज़ों का प्रैक्टिस कर सकते हैं और यहाँ पर आपको देखिए जितना भी प्रैक्टिस करवाया जा रहा है, जितना भी नोट्स दिया जा रहा है वो स्पेशल जेटेट न्यू सिलेबस के आधार पर है। उसके साथ ही आपको यहाँ पर JCERT जैक के झारखंड राज्य के अनुमोदित पाठ्यक्रम पर सारे नोट्स PDF आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो आप सभी जुड़ करके यहाँ से एक बार अवश्य तैयारी कीजिएगा और परीक्षा में जाने से पहले आप नोट्स को देख लीजिएगा। 2 दिन 4 दिन भी बचा हुआ है तो आप यह अवश्य समझिएगा कि आपके यहाँ पर इस PDF से पूरा के पूरा प्रश्न हूबहू छपने वाला है, क्योंकि JCERT जैक का बना हुआ है। आप बाहर का कोई भी प्रैक्टिस सेट लेके पढ़ रहे हो उसके बावजूद भी यहाँ से नोट्स लेकर के पढ़ना आप नहीं भूलिएगा। चलिए देखते हैं आज के यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न। पर्यावरण दिवस किस वर्ष से मनाया जाना शुरू हुआ? ठीक है, हम लोग विश्व पर्यावरण दिवस जो है कब मनाते हैं? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ये भी प्रश्न बहुत बार आया है, झारखंड में तो आया ही है, लेकिन किस वर्ष से मनाया जाना शुरू हुआ? देखिए इस प्रश्न को भी आप देख लीजिए। 1974 से, 1972 से, 1992 से उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए विश्व पर्यावरण दिवस जो है 1974 से मनाया जाना शुरू हुआ है। ये वर्ल्ड थीम, जो अर्थ वर्ल्ड थीम विश्व पृथ्वी दिवस था, उसी के साथ जो है यहाँ पर विश्व पर्यावरण दिवस भी मनाया जाना शुरू हुआ है। ठीक है, चलिए अगला है, किसी कक्षा के पर्यावरण अध्ययन के पाठ पुस्तक में पाठ हड़बड़ में गड़बड़ शामिल है? कक्षा 2 में, कक्षा 3 में, कक्षा 4 में, कक्षा 5 में। देखिए बिहार में पूरा 1 से 5 का अगर एग्ज़ाम हो रहा है तो 1 से 5 का जो किताब होते हैं वहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। ये तो आप देख रहे हैं क्योंकि पाठ का यहाँ नाम भी दिया है। अब समझिए कि इस तरह का अगर झारखंड में दे दिया जाए तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। सभी कोई प्रैक्टिस सेट से पढ़ते रहते हैं और यहाँ कोई गारंटी रहता नहीं, लेकिन इस तरह का यहाँ पर अभी झारखंड राज्य में प्रश्न नहीं आ रहा है। लेकिन आपको इसीलिए हम क्या करते हैं, JCERT का किताब पढ़ाते हैं जो झारखंड राज्य का पाठ्यक्रम होता है, जिससे कि आपको पता चल सके कि किस प्रकार का प्रश्न यहाँ पर शामिल है। ठीक है, तो हड़बड़ में गड़बड़ जो बिहार में पर्यावरण अध्ययन चल रहा है उसमें कौन किस में शामिल है? तो कक्षा 4 में शामिल है। ठीक है, चलिए अगला एक और है, कक्षा 4 का पाठ ककोलत से कन्याकुमारी। कक्षा 4 में एक पाठ है पर्यावरण अध्ययन का, वो है ककोलत से कन्याकुमारी। निम्नलिखित में से पर्यावरण अध्ययन के किस प्रकरण या थीम से संबंधित है? ठीक है, ये जो ककोलत से कन्याकुमारी तक दिया गया है ये पर्यावरण अध्ययन का कौन सा थीम से जुड़ा हुआ है? परिवार और मित्र, जो 4 पाठ आपको 5 पाठ दिया गया है ना, परिवार और पड़ोस दिया गया है। ठीक है, भोजन दिया गया है, आवास दिया गया है ना, परिवहन और संचार यानी यात्रा दिया गया है। तो ये कौन सा थीम पर इंडिकेट कर रहा है? परिवार और मित्र पर, आवास पर, यात्रा पर, उपयोग में से कोई नहीं है। तो देखिए ककोलत से चल के कन्याकुमारी तक जा रहा है, तो ये किसका दिखा रहा है? तो ये आवागमन का दिखा रहा है, यात्रा का दिखा रहा है, इसलिए ये जो है यात्रा से जुड़ा हुआ थीम है। ठीक है, राइट आंसर सी होगा। 64 नंबर प्रश्न है, अक्सर दार्जिलिंग से जलपाईगुड़ी की तरफ बढ़ने पर ठंड बढ़ने लगती है, ठंड कम होने लगती है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो दार्जिलिंग देखिए यहाँ पर बहुत ही ठंडी क्षेत्र है और जब जलपाईगुड़ी उससे आगे बढ़ते जाएगी तो इधर से ठंड का असर कम होते जाता है। ठीक है, तो आप जब दार्जिलिंग से जलपाईगुड़ी की ओर जाएंगे तो ठंड कम होने लगती है, यानी राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। अगला है, सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाता है, आप लोग देख रहे हैं सौर ऊर्जा ये क्या है? तो ऊर्जा का वैकल्पिक स्रोत ढूंढा जा रहा है, ऊर्जा का वैकल्पिक स्रोत। ठीक है, विकल्प के रूप में नया स्रोत आ रहा है। और ऊर्जा का देखिए कुछ परंपरागत स्रोत हैं, ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है, जैसे आप कोयले से जो ऊर्जा उत्पन्न हो रहा है, ठीक है, लाइन यहाँ पर, फिर जो है कोयला से उत्पन्न हो रहा है ऊर्जा, फिर जो हो रहा है आपका जल से ऊर्जा उत्पन्न हो रहा है, बिजली उत्पन्न हो रहा है। लेकिन ये नहीं, इसकी कमी पड़ जाए, कोयले की कमी पड़ जाए तो उसके विकल्प के आधार पर जो ऊर्जा बनाया जा रहा है उसको हम लोग सौर ऊर्जा, जो सूर्य के ऊर्जा का प्रयोग करके हम लोग चलते हैं, वो सौर ऊर्जा होता है। ठीक है,
तो सौर ऊर्जा का उपयोग किया जा सकता है खाना बनाने में, वायुयान में, अंतरिक्ष यान में, उपयुक्त सभी। ठीक है, तो देखिए खाना बनाने में जो सोलर कुकर होता है, सौर कुकर होता है, उसमें भी सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। वायुयान में भी सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाने लगा है। अंतरिक्ष यान चालने में भी सौर ऊर्जा का उपयोग, यानी यहाँ पर कहिएगा उपयुक्त सभी इसमें चल सकता है। सभी में सौर ऊर्जा का विकल्प ढूंढा गया है। खंजन क्या है? खंजन क्या है? एक चिड़िया का नाम, एक अस्त्र का नाम, एक कीड़े का नाम, एक जानवर का नाम है। ठीक है, तो यहाँ पर जो खंजन है वो खंजन जाति का एक पक्षी का नाम है। खंजन क्या है? एक पक्षी का नाम है जिसकी लंबाई जो है यहाँ पे आपको 1 से 2 फीट तक होती है। ठीक है, 2 से 3-4 फीट तक ये मिलते हैं। बच्चे इसके 1 से 2 फीट, और बड़े सियान में सबसे अधिक बड़े जो होते हैं वो आपको जो है यहाँ पर 2 से 3 फीट तक हो सकता है। ठीक है, तो ये एक चिड़िया का नाम है। निम्नलिखित में से कौन सुमिलित नहीं है? इसमें एक ऐसा ऑप्शन है जो सुमिलित नहीं है, सही नहीं है। केसरिया, बौद्ध स्तूप, मगध, राजगीर, पावापुरी, सिख मंदिर, हरमिंदर साहिब, गुरु गोविंद सिंह। तो केसरिया तो बौद्ध स्तूप से जुड़ा हुआ है, मगध राजगीर मगध से जुड़ा हुआ है, पावापुरी में सिख मंदिर नहीं है, पावापुरी में जैन मंदिर है। पावापुरी जैन मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये गलत हो गया, तो ये सुमिलित नहीं है। राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, दाल बाटी किस राज्य का व्यंजन है? दाल बाटी किस राज्य का व्यंजन है? देखिए आपको झारखंड जो टेक्स्ट बुक है तो इसमें झारखंड से भी कुछ प्रश्न हो सकते हैं, बिहार से भी हो सकते हैं। ठीक है, तो दाल बाटी व्यंजन वाला जो है आपका देखिएगा, आप जो पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे उसमें मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए व्यंजन वाला चीज़ जो है आपको JCERT के किताब में दिया गया है, लेकिन ये पॉलिटिकल साइंस में दिया गया है। इसको भी हम आपको करवा देंगे, विभिन्न प्रकार का व्यंजन वाला जो पार्ट है वो भी, लेकिन वो अदर में करवाएंगे। किस में करवाएंगे? अदर में। पहले सिलेबस हो जाएगा कंप्लीट। जैसे देखिए आपको हमने क्या किया, यहाँ पर जल का PDF बना के आप सभी को दे दिया है। ठीक है, आवास का PDF आपको मिल चुका है, भोजन का PDF आपको मिल चुका है, परिवार और पड़ोस का मिल चुका है। ठीक है, इसमें जितने जैसे आर्टिकल गोटे हो गया। अभी आवागमन और संप्रेषण भी चल रहा है, जो अभी 3-4 क्लासेस जिसकी चलेगी, उसके बाद इसका मैराथन क्लास के बाद समाप्ति होगा। ठीक है, तो ये हो गया। तो इसके बाद एक्स्ट्रा जो चीज़ देखिए हम विभिन्न राज्यों का करवा रहे हैं, उसको हमने लिखा है कि कहाँ कहाँ से प्रश्न टच कर रहे हैं। ठीक है, तो उसका भी एक सीरीज बना के हम आपको देंगे कि हर पल के लिए आप तैयार रहिए, हर शत्रु से सामना करने के लिए तैयार रहिएगा। ठीक है, चलिए दाल बाटी किस राज्य का व्यंजन है? तो दाल बाटी जो है आपको राजस्थान राज्य का यह व्यंजन है। ठीक है, चबाने वाले दांत को क्या कहते हैं? देखिए ये दांत जो है आपको यहाँ पे पढ़ना है, आपको JCERT में भी पढ़ना है जो आता है, तो इसीलिए कहते हैं। देखिए आपको EVS जो है पूर्ण रूप से, आपको EVS पूर्ण से ज़्यादा करके आपको जीव विज्ञान और भूगोल का जुड़ा हुआ पाठ होता है। इसीलिए आप सिलेबस नहीं देखिएगा कि इस पार्ट का है कि नहीं इस पार्ट का। आप जीव विज्ञान आपको जो है 6 to 8 तक का बना लेना है, और ज्योग्राफी भी 6 to 8 का पढ़ लेना है, और पॉलिटिकल भी 6 to 8 का पढ़ना है। इतना अगर आप ढंग से पढ़ लीजिएगा तो आपको समझिए कि पर्यावरण अध्ययन में कोई भी पीछा नहीं कर पाएगा। समझ गए? तो ये इस तरह से पहले सिलेबस देख लेंगे हम लोग, और फिर इन सारी चीज़ों को भी देख लेंगे, जिससे कि कहीं से भी प्रश्न नहीं छूटे। ठीक है, तो चबाने वाले दांत को क्या कहते हैं? कृंतक, रदनक, चवर्णक, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, रदनक मतलब रदारत फाड़ने वाला, कृतक मने कृतन दांत हो गया, और चवर्णक मने चबाने वाला। चवर्णक च से चवर्णक और च से चबाने वाला। तो चबाने वाले दांत को चवर्णक कहते हैं, मोलर कहते हैं। ठीक है, 70 नंबर प्रश्न होगा, रोटी बनाने की प्रक्रिया में गेहूं पिसवाने का काम किसको करना चाहिए? रोटी आप जो घरों में बनाते हैं तो वो गेहूं से प्राप्त होता है। ठीक है, तो गेहूं को हम लोग जाके मिल में पिसवाते तब आटा तैयार होता है। तो ये आटा आएगा तभी तो रोटी बनेगा ना। तो रोटी गेहूं पिसवाने का काम यानी आटा लाने का काम, तो गेहूं पिसवाने का काम किसको करना चाहिए? केवल औरतों को, केवल पुरुषों को, औरत और पुरुष दोनों को, घर के नौकर को। ठीक है, तो रोटी बनाने की प्रक्रिया में गेहूं पिसवाने का काम
सभी को यानी दोनों को करना चाहिए, औरत को भी और पुरुष को भी, जो जिस समय उपस्थित है उसके अनुसार काम करेगा, दोनों को करना चाहिए। ठीक है। अगला है, यदि आप डाकघर की कार्यप्रणाली को बच्चों में विकसित करना चाहते हैं, यदि आप डाकघर की प्रणाली को बच्चों में विकसित करना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि क्या होगी। ठीक है। देखिए, ये शिक्षण शास्त्र का प्रश्न है, शिक्षण शास्त्र का प्रश्न है। तो शिक्षण शास्त्र का प्रश्न देखिए, आप जो है विभिन्न राज्यों का जब शिक्षक पात्रता परीक्षा का प्रश्न बना लीजिएगा तो आप यहीं से बहुत ज़्यादा आपको प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इस प्रकार का प्रश्न जो होता है वो सेल्फिश होता है, आपके कॉमन जो होते हैं दिमाग पर निर्भर करते हैं कि आप क्या डिसाइड लेते हैं। समझ गए, ये कहीं भी आपको किताब में इस तरह से नहीं मिलेगा। ठीक, ये प्रैक्टिस सेट करने से ही आपको यहाँ पर प्रैक्टिस हो पाएगा। इसलिए जरूर प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन बैंक बनाइए, सब क्वेश्चन बैंक आपको हम दे रहे हैं। ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे व्याख्या विधि, प्रदर्शन विधि, कहानी विधि, प्रश्नोत्तरी विधि। ठीक है। डाकघर का कार्य प्रणाली बच्चों में विकसित करना है तो व्याख्या उसको कीजिएगा, मैंने बच्चा को खड़ा करके या बैठा करके उसके डाकघर के बारे में उसका पूरा लेक्चर दीजिएगा। ठीक है। प्रदर्शन विधि मतलब उसको चित्र उत्र के माध्यम से दिखाइएगा। ठीक है। कहानी विधि, कहानी सुना करके डाक या पोस्ट ऑफिस के बारे में बताइएगा। और एक हो गया प्रश्नोत्तरी विधि, प्रश्न उत्तर के माध्यम से बताइएगा। ठीक है। तो कौन सा अच्छा रहेगा, तो देखिए यहाँ पर जो होता है प्रदर्शन विधि सबसे अच्छा माना जाता है कि आप डाकघर की प्रणाली को जानना चाहते हैं तो उसका प्रदर्शन कीजिए, या तो आप फोटो या चित्र के माध्यम से उसको क्लियर कीजिए, या नहीं तो डाकघर चले जाइए, डाकघर बच्चा को भ्रमण करवाइए और वहाँ पर सारा चीज़ दिखा दीजिए। ये सबसे ज़्यादा उपयुक्त शिक्षण विधि होगा। ठीक है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। पर्यावरण अध्ययन की एक कक्षा में एक शिक्षिका बच्चों को अलग अलग प्रकार के जीवों में अंतर करने के लिए कहती है। अंतर करने का कौशल से संबंधित है। ठीक है। जैसे मान लीजिए कि एक कक्षा में शिक्षिका बच्चों को अलग अलग प्रकार के जीवों में अंतर करने के लिए, ठीक है, जीव है उनमें अंतर करने के लिए, मान लीजिए गाय ले लिए, गाय दे दिए एक जीव, एक कुत्ता दे दिए, एक बकरी दे दिए, एक बाघ दे दिए। ठीक है। तो इसमें अंतर करने के लिए कि क्या क्या अंतर इसमें है, इसको करने के लिए कहती है। तो ये कौन सा कौशल है, ये क्या कहना चाह रही है। पहला अवलोकन कौशल, दूसरा तुलना करने का कौशल, तीसरा वर्गीकरण करने का कौशल, चौथा उपयोग सभी। ठीक है। तो देखिए ये अगर शिक्षिका कर रही है तो इसका मतलब अवलोकन, यानी सामने देख करके बच्चा सीख रहा है कौशल का कि क्या क्या इसमें होता है। तुलना करके दोनों को जब एक जगह लाएंगे तो उसमें कुछ कुछ अंतर मिलेगा, इससे भी बच्चा सीख रहा है। वर्गीकरण करने का कौशल, वर्गीकरण मतलब शाकाहारी को एक तरफ डालेगा, मांसाहारी को एक तरफ डालेगा, सर्वाहारी को एक तरफ डालेगा, वर्गीकरण भी करेगा। ठीक है। या ये जंतु को एक साइड करेगा, पक्षी को एक साइड करेगा, ये भी करेगा। यानी ये जब बच्चा को हम जीव दे रहे हैं पर्यावरण में तो अंतर करने के लिए कह रहे हैं, तो इसमें सभी शामिल हो जाएंगे, उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा, सभी कुछ इससे बच्चा सीख रहा है। ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है। इस यहाँ पर कुछ जोड़ा दिए गए हैं और कौन सुमेलित है आपको बताना है। ठीक है। देखिए पर्व त्यौहार से भी आपको याद रखिएगा, दीपावली कार्तिक पूर्णिमा को मनाया जाता है, होली फागुन अमावस्या को मनाया जाता है, ईद रमज़ान के बाद मनाया जाता है, सितंबर, ये तो कुछ नहीं दिया गया है। तो इसमें युग्म है ही नहीं, तो कौन युग्म सुमेलित है, ये युग्म सुमेलित नहीं है, सुमेलित वाला। तो देखिए दीपावली जो होता है कब मनाया जाता है, तो कार्तिक पूर्णिमा लिख रहा है, ये कार्तिक अमावस्या को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, कार्तिक अमावस्या को मनाया जाता है दीपावली। क्लियर। तो ये तो गलत हो गया, ये सुमेलित नहीं है। होली फागुन अमावस्या, ठीक है, तो होली जो है कब मनाया जाता है, तो फागुन में ही पूर्णिमा, ठीक है, पूर्णिमा को, ये भी युग्म गलत हो गया। अब सी है ईद, तो ये सही है, ईद रमज़ान के बाद मनाया जाता है। ठीक है। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, सी जो है आपका सुमिलित है। अगला देखिएगा कुम्हार द्वारा, कुम्हार यहाँ छूट गया है कुम्हार द्वारा मिट्टी की चीज़ों को बनाने की प्रक्रिया का सही क्रम है। कुम्हार जैसे एक घड़ा बनाता है ना, एक घड़ा बनाता है, एक मान लीजिए कि सुराही बनाता है, एक खपड़ा बनाता है, इस तरह से वो खपड़ा बनाता है।
तो इसके बनाने का सही क्रम क्या होगा, इसके बनाने की प्रक्रिया क्या होगी, कैसे कैसे होगा, ये सही क्रम आपको लगाना है। ठीक है, पहला होगा बने बर्तन को सुखाना, पके बर्तन में रंग लगाना, चाक पर बर्तन बनाना, मिट्टी खोद कर लाना, सूखे बर्तन को आग में पकाना, मिट्टी तैयार करना। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे हम, अगर हमको कुम्हार द्वारा मिट्टी का चीज़ बनाना है तो सबसे पहले मिट्टी को खोद कर लाएगा वो, जहाँ से भी लाएगा पहले मिट्टी रहेगा तभी काम होगा। तो पहला काम होगा मिट्टी को खोद कर लाना। ठीक है, मिट्टी को खोद कर लाने पर क्या होगा, जब मिट्टी आ जाएगा तो मिट्टी में पानी डालकर मिट्टी को तैयार करना, ये दूसरा काम हो गया। मिट्टी को तैयार करना ये दूसरा काम हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरा काम, अब वो मिट्टी को तैयार करेगा। मिट्टी को तैयार जब हो जाएगा तो क्या करेगा, देखिएगा चाक बना हुआ रहता है कुम्हार का चाक, वो मिट्टी को चाक पर लेके जाएगा। ठीक है, अब चाक पर लेके जाएगा और वहाँ क्या करेगा, बर्तन बनाएगा। पहले मिट्टी लाया खोद कर, फिर मिट्टी को तैयार करना मतलब उसमें पानी उनी डाल के मिट्टी को एकदम चिकना बनाया। अब चिकना बनाने के बाद वो चाक पर बर्तन को लाएगा, चाक पर। तो ये तीसरा काम होगा। तो तीसरा काम में तीसरे नंबर है, तो तीसरा नंबर उसके बाद होगा। ठीक है, अब चाक पर बर्तन आया तो बर्तन बन गया। ठीक है, बर्तन बना, अब बर्तन को सुखाएगा। बर्तन को क्या करेगा, सुखाएगा। जो बर्तन निकलेगा उसको सुखाया जाएगा। ठीक है, तो बर्तन को सुखाना देखिए एक नंबर पे है, तो उसके बाद एक नंबर सीरियल क्रम जाएगा, बर्तन को सुखाएगा। जब बर्तन सूख जाएगा तो उसको क्या करेंगे, सूखे आग में पकाना। अब बर्तन को आग में हम लोग पकाएंगे। ठीक है, बर्तन को आग में पकाएगा कुम्हार, और जब ये बर्तन पक जाएगा तब उस पर क्या करेगा, रंग लगाएगा। तब क्या करेगा, रंग लगाएगा। इस तरह से इसका क्रम चलता है। मतलब कुम्हार द्वारा जो मिट्टी का बर्तन बनाया जाता है तो इसी क्रम से होता है। पहले मिट्टी को लाएगा, फिर मिट्टी को तैयार करेगा आदमी, तैयार करने के बाद उसको चाक पर ले जाएगा, चाक पर ले जाने के बाद बर्तन को सुखाएगा। सुखाने के बाद क्या होगा, तो उसमें आग लगेगा पकने के लिए, और उसके बाद क्या होगा, उसको कलर या रंग दिया जाएगा। यानी 4 6 3 1 5 2 का क्रम चलेगा। तो 4 6 3 1 5 2 का क्रम कहीं मिल रहा है तो देखिए यहाँ सी में है 4 6 3 1 5 2 का क्रम, इसलिए राइट आंसर यही होगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। कन्याकुमारी निम्नलिखित में से किस तट पर है, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अरब सागर या बंगाल की खाड़ी। ठीक है, देखिए कन्याकुमारी जो है भारत का सबसे दक्षिणी प्रांत हो गया। ये उत्तरी प्रांत जो आपका श्रीनगर, और ये कन्याकुमारी। देखिए अभी आपको हमने यहाँ पर पढ़ाया था आवागमन पढ़ाया था ना, तो ये क्या था आपको, जो सबसे लंबा राजमार्ग था, सबसे लंबा राजमार्ग कौन था, तो आपको था NH44। NH44 ये कहाँ था, तो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक। तो सबसे दक्षिणा प्रांत है, और यहाँ पर कौन है, हिंद महासागर के तट पर स्थित है। तो ये हिंद महासागर होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से मखाना कहाँ उपजता है, ये प्रश्न देखिए आगे भी जो आपको बिहार टेट 2012 में हम करवाए थे, 12 का EVS वहाँ भी था। बक्सर, कैमूर, छपरा, सिवान, दरभंगा, मधुबनी, अरवल, जहानाबाद। ठीक है, तो मखाना जो है सबसे अधिक आपको बिहार में 88% भाग पर होता है, जिसमें दरभंगा, मधुबनी, छपरा, बक्सर में होता है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। इसमें कौन अंडा नहीं देता है, आपको बताना है कि यहाँ पर जो ऑप्शन है इसमें कौन अंडा नहीं देने वाला है। ठीक है, कौआ, गोरैया, चमगादड़, मगरमच्छ। ये भी अंडा देता है, ये भी अंडा देता है, ये भी अंडा देता है, लेकिन चमगादड़ जो है स्तनधारी जीव है, यह जो है अंडा नहीं देता है। तो कौन अंडा नहीं देता है आपसे पूछा था, तो सी आंसर हो जाएगा चमगादड़। बिहार में कक्षा 3 से 5 के पर्यावरण की पाठ्यपुस्तक श्रृंखला पर्यावरण और हम को किस आधार पर विकसित किया गया है। बिहार में 3 से 5 के लिए पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है, झारखंड में भी 3 से 5 में पर्यावरण अध्ययन की पढ़ाई होती है। तो उसका किस आधार पर विकसित किया गया है, बिहार पाठचर्या की रूपरेखा 2008, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005, माननीय सर्वोच्च न्यायालय पर्यावरण रक्षा संबंधी निर्देश उपयुक्त में से A 1 2 3, D केवल 1, D केवल 1 2, केवल 1 2। ठीक है, तो देखिए बिहार में जो कक्षा 3 से 5 के लिए जो पर्यावरण अध्ययन बनाया गया है, तो ये बिहार पाठचर्या की रूपरेखा 2008 की तरफ से बनाया गया है। ठीक है,
आपको झारखंड में भी पूछेगा तो झारखंड पाठचर्या की रूपरेखा 2008 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर झारखंड राज्य केवल चेंज हो जाएगा, तो इसका आंसर यहाँ पर केवल एक होगा। ठीक है, केवल एक वाला होगा, यानी डी होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर गलत कर दिया है। ए के बाद यहाँ पर क्या होना चाहिए था, बी, यहाँ पर सी और यहाँ पर डी। ठीक है, तो ये केवल एक होगा। क्लियर। अगला है बिहार की विद्यालयी शिक्षा हेतु कक्षा 3 से 5 के पर्यावरण अध्ययन के निम्न पाठ्यक्रम में प्रस्तावित 6 मुख्य प्रकरण थीम में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उल्लिखित नहीं है। बिहार के विद्यालय में 3 से 5 में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है, तो उसके 6 थीम है। उस 6 थीम में से कोई एक थीम इसमें कौन है जो नहीं है। जल, यात्रा, वायु, वस्तुओं का स्वनिर्माण और व्यवहार। ठीक है, तो उस 6 थीम में से एक थीम जो है वायु नहीं है। निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण का उद्देश्य है। प्राथमिक स्तर पर यदि आप पर्यावरण पढ़ा रहे हैं तो उसका उद्देश्य क्या है आपको बताना है। अंतरिक्ष यात्रा की कल्पना करने की दक्षता विकसित करना, पर्यावरण अध्ययन में इसकी दक्षता विकसित होती है। जीव जंतुओं के आहार से अवगत कराना, ये भी सही है। जब पर्यावरण अध्ययन आप पढ़ा रहे हैं तो बच्चों में प्राथमिक स्तर पर कौन सा जीव किस प्रकार का भोजन करते हैं वो भी अवगत कराना है। खेल में टीम भावना के प्रति संवेदनशील बनाना, पर्यावरण अध्ययन के माध्यम से खेल में आप कभी भी जाएं तो टीम भावना के प्रति संवेदनशील, यानी ये तीनों सही है। ठीक है, ये तीनों सही है, यानी राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, 1, 2 और 3। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के सीखने के प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है। ठीक है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के सीखने की प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है। ये कौन सा कथन सही नहीं है आपको बताना है। बच्चे अपने उम्र के अनुसार सीखते हैं, ये बिल्कुल सही है कि जैसे जैसे उम्र होता है वैसे वैसे आदमी सीखता है। बच्चे अपनी ज़रूरत के अनुसार सीखते हैं, ये भी सही है। ठीक है, बच्चे थोड़ा थोड़ा सभी चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं, ये भी बिल्कुल सही है कथन कि बच्चे थोड़ा थोड़ा। और डी है बच्चे गंभीर माहौल में ज़्यादा सीखते हैं, ये बिल्कुल गलत है कि गंभीर माहौल में कोई सीखेगा, ये बिल्कुल कथन गलत है। ठीक है, सामान्य माहौल में, सामान्य ज़िंदगी में बच्चा सब चीज़ सीख रहा होता है, इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं कि गंभीर माहौल होगा तभी सीखेगा। तो राइट आंसर डी होगा, ये कथन सही नहीं है। ठीक है, 82 नंबर है प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। कक्षा 1 और 2 के पाठ्यक्रम में पर्यावरण अध्ययन शामिल नहीं है। कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन की पृथक पाठ्यपुस्तक नहीं है। ठीक है, उपयुक्त कथनों के संदर्भ में से उपयुक्त विकल्प चुनें। ठीक, दोनों कथन सही है, दोनों कथन गलत है, केवल कथन 1 सही है, केवल कथन 2 सही है। देखिए यहाँ पर जो है आपको अलग अलग नहीं है। कक्षा 1 और 2 के पर्यावरण अध्ययन की पृथक पाठ्यपुस्तक नहीं है। ठीक है, शामिल नहीं है सो बात नहीं है, पृथक पाठ्यपुस्तक नहीं किया गया है। ठीक है, तो ये डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला है कक्षा 1 से 5 के बच्चों के स्तर के लिए पर्यावरण शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त क्या है। पर्यावरण के बारे में शिक्षा, पर्यावरण के माध्यम से शिक्षा, पर्यावरण के संरक्षण के लिए शिक्षा, पर्यावरण नीतियों की शिक्षा। ठीक है, देखिए बच्चा जो कक्षा 1 से 5 के बच्चों के स्तर के लिए पर्यावरण शिक्षा के संदर्भ में सबसे उपयुक्त क्या है, तो पर्यावरण के माध्यम से शिक्षा दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो इसका सबसे उपयुक्त कथन होगा पर्यावरण के माध्यम से शिक्षा, इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ कौन सा कथन सही नहीं है वो बताना है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। पहला नंबर है इसकी शिक्षा के लिए मस्तिष्क, हृदय और हाथ तीनों की जरूरी है। अगर किसी भी चीज़ की शिक्षा लेनी है, चाहे वो पर्यावरण अध्ययन का, चाहे वो सामाजिक विज्ञान का, विज्ञान का, इंजीनियरिंग का, किसी भी चीज़ का, तो शिक्षा के लिए मस्तिष्क, हृदय और हाथ तीनों जरूरी होता है। नहीं रहेगा तो आप शिक्षा नहीं ले पाइएगा, तो ये कथन सही है। आप कौन नहीं है सो पूछा। चलिए आगे देखते हैं। इसमें अधिगम विधियों को बहुत ही निर्धारित रखना चाहिए, ये तो बिल्कुल गलत बात है। अधिगम विधि को निर्धारित हम क्यों करेंगे, अधिगम बच्चा जितना से जितना कर सकेगा वो, तो ये देखिए गलत है, ये गलत स्टेटमेंट है।
इसमें ज्ञान को पाठ्यपुस्तक तक सीमित नहीं रखना चाहिए, बिल्कुल सही है। पर्यावरण अध्ययन का जब पढ़ाई चल रहा है तो पाठ्यपुस्तक तक सीमित नहीं रखना चाहिए, इसको बाहरी ज्ञान से भी जोड़ करके पढ़ाया जाना चाहिए, ये भी स्टेटमेंट सही है। इससे कोई विषय वस्तु अंतःशास्त्रीय प्रकृति के हैं, तो अंतःशास्त्रीय प्रकृति के हैं, तो इसमें पूछा था कौन सही नहीं है, तो बी सही नहीं है कि इसमें अधिगम विधियों को निर्धारित करना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला है 85 नंबर। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में शामिल है, प्राथमिक स्तर पर जो पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है उसमें क्या शामिल है? प्राकृतिक विज्ञान, पर्यावरण शिक्षा, सामाजिक विज्ञान, उपयुक्त सभी। ठीक है, तो पर्यावरण अध्ययन पढ़ने से ये सभी की जानकारी होती है, यानी राइट आंसर इसका डी होगा। 86 नंबर प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण के दौरान निम्नलिखित में से क्या नहीं किया जाना चाहिए? जब शिक्षण चल रहा हो उस दौरान क्या नहीं किया जाना चाहिए? पहला है बच्चों को शिक्षक द्वारा ही पर्यावरण से संबंधित हर बिंदु को समझाया जाना चाहिए। ये तो बिल्कुल गलत है कि हर बिंदु को बच्चों को शिक्षक के द्वारा ही समझाया जाए, ये बिल्कुल नहीं है। बच्चे पर्यावरण में खुद भी अपने सीखते हैं। बच्चों को पर्यावरणीय मुद्दे के प्रति सजग बनाना चाहिए, ये तो पर्यावरण अध्ययन का मुख्य काम है। बच्चों को परिवेशी ज्ञान की समझ शिक्षक को अवश्य होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। अपने आसपास पड़ोस में विभिन्न प्रकार के खाना, विभिन्न प्रकार के जानवर, इसकी तो विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे, इसकी तो जानकारी शिक्षक होनी चाहिए, उपयोग सभी। ठीक है, तो पर्यावरण शिक्षा द्वारा निम्नलिखित में क्या नहीं किया जाना चाहिए? तो बच्चों को शिक्षक द्वारा ही पर्यावरण अध्ययन संबंधी हर बिंदु को समझाया जाना, ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, चलिए अगला है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम विधियों में क्या क्या शामिल होता है? प्रयोग, क्षेत्र भ्रमण, प्रोजेक्ट। उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, उपयुक्त में से कौन होगा? केवल 1 और 2 सही है, केवल 1 2 सही है, केवल 2 और 3 सही है, केवल 1 2 और 3 सही है। ठीक है, तो पर्यावरण प्राथमिक स्तर पर जो पर्यावरण अध्ययन की शिक्षण चल रही है अधिगम विधि, उसमें प्रयोग भी जरूरी है, क्षेत्र भ्रमण भी जरूरी है, प्रोजेक्ट भी जरूरी है, यानी तीनों जरूरी चीज़ें इसमें से है। तो शामिल कौन होगा? डी 1 2 और 3 तीनों शामिल है। ठीक है, नंबर 121 है, एक मार्क का संबंध क्या है? गुणवत्ता से है, पैकेजिंग से है, संसाधन से है, उत्पादन से है। ठीक है, देखिए हम जो भी सामान खरीदते हैं उसमें एक लोगो रहता है जो सामान का यहाँ पर गुणवत्ता की जांच करता है। अगर आप बिस्कुट ले रहे हैं, एक आप यहाँ पे जो है बिस्कुट ले रहे हैं या आटा ले रहे हैं या जो भी सामग्री आप खाने पीने की चीज़ ले रहे हैं, तो उसका जो है कि क्वालिटी क्या है, उसका जो है कि गुणवत्ता क्या है, उसकी जांच जो है ये एक मार्क होलो मार्क लगा हुआ रहता है। तो एक मार्क जो है किसी भी खाद्य पदार्थ के गुणवत्ता की जांच करता है कि सही है या नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, आर्सेनिक एक गैस है जिसके द्वारा जल प्रदूषण सबसे अधिक कहाँ पर होता है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार या पश्चिम बंगाल। तो आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सबसे अधिक कहाँ पर होता है? ठीक है, देखिए आर्सेनिक जो है ना, आर्सेनिक आपका एक स्वादहीन और यहाँ पर स्वादहीन उपधातु है जो जमीन के सतह के नीचे प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है और यह भारत के विभिन्न राज्यों में, ठीक है, जैसे पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, असम आदि में जल प्रदूषण जो है आर्सेनिक की वजह से ही होता है। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कि सबसे अधिक कहाँ होता है। ठीक है, तो सबसे अधिक आर्सेनिक द्वारा जो जल प्रदूषण होता है वो आपका पश्चिम बंगाल में होता है। सबसे अधिक की बात करेंगे तो पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था। देखिए ये प्रश्न अभी भी आया था 1960 में, 1962 में, 1972 में, 1975 में। ठीक है, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पास किया गया था? ठीक है, तो देखिए भारत सरकार ने यहाँ पर क्या किया था, भारत सरकार ने वर्ष 1972 में भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित किया था, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि वन्य जीवों का जो अवैध शिकार कर लेते हैं लोग, अवैध उसके मांस के खाल को बेच देते हैं, तो इसी को प्रतिबंध करने के ख्याल से किया गया था। ठीक है, तो इसको कब किया गया था वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित? तो यह आपका 1972 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, चलिए अगला है, दूध से दही बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जब दूध से दही बनता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, आसवन कहते हैं, किण्वन कहते हैं या स्टेरिलाइजेशन कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? ठीक है, तो देखिए दूध से दही बनने की प्रक्रिया को हम लोग फर्मेंटेशन या किण्वन कहते हैं। ठीक है, ये क्या है? तो किण्वन एक जो है रासायनिक क्रिया है जिसमें क्या होता है कि जटिल जो कार्बनिक यौगिक होते हैं
वो सूक्ष्म जीवों की सहायता से सरल कार्बनिक यौगिक बदल जाते हैं। ठीक है, और जैसे दूध से जब दही बनता है, दूध से जब दही बनता है, दूध से दही, तो इसमें क्या होता है कि फर्मेंटेशन होता है, किण्वन होता है, जिसमें इसमें भाग लेने वाले जो जीवाणु होते हैं वो लैक्टिक एसिड, दूध से दही बनने में कौन सा, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होता है, जिसमें लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु प्रमुख होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, किण्वन होता है दूध से दही बनने की प्रक्रिया में। अगला प्रश्न है, किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य को लिया गया है? जर्मनी से, यूनाइटेड किंगडम से, यूएसए से, यूएसआर से, कहाँ से लिया गया है? ठीक है, देखिए तो मौलिक अधिकार जो है, मौलिक अधिकार तो आपको संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, लेकिन मौलिक कर्तव्य जो 4 क में जोड़ा गया है, जो 4 क में जोड़ा गया है मौलिक कर्तव्य, ठीक है, ये एक नया अध्याय है जिसको यहाँ पर नागरिकों का 10 मौलिक कर्तव्य, मूल कर्तव्य का यहाँ पर उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो संविधान में निहित जो मौलिक कर्तव्य है वो रूस के संविधान से लिया गया है, और उसके पूर्व इसको क्या है, इसके पूर्व में इसको तो यूएसएसआर कहा जाता था। तो यहाँ पर ऑप्शन के रूप में देखिए रूस नहीं दिया गया है, तो यूएसआर होगा। ठीक है, यूएसएसआर होगा। यहाँ पर देखिए ऑप्शन थोड़ा सा ये मिसप्रिंट कहीं कहीं पर रहता है। ठीक है, तो इसको हम लोग यूएसएसआर कहेंगे। क्लियर, ये ऑप्शन यहाँ पर गलत किया गया है, तो आप लिख लीजिएगा यूएसएसआर, पूर्व सोवियत संघ रूस से लिया गया है। ठीक है, अगला ध्रुव तारा कहा जाता है उत्तरी तारे को, दक्षिणी तारे को, पूर्वी तारे को या पश्चिमी तारे को? ध्रुव तारा किसको कहा जाता है? ठीक है, देखिए ये ध्रुव तारे क्या होते हैं, जो तारे हमेशा उत्तर दिशा की ओर दिखाई देते हैं। ठीक है, किस दिशा में, जो तारे उत्तर दिशा की ओर चमकते रहते हैं या उत्तर ध्रुव के ठीक उत्तर की ओर स्थित होते हैं, इस कारण यह सदैव एक ही उत्तर दिशा में चमकते रहते हैं, तो इसीलिए इसको ध्रुव तारा कहा जाता है। ठीक है, तो जो उत्तर दिशा में चमकते रहते हैं उसको ध्रुव तारा कहते हैं। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर का प्रारंभ कब किया गया था? ठीक है, 1972 में। ये प्रोजेक्ट टाइगर याद रखिएगा, बहुत बार आया वो प्रश्न है। प्रारंभ किया गया था 1972 में, 1973 में, 1981 में, 1985 में। ठीक है, तो एक तो वो आपको वन्य जीव संरक्षण अधिनियम याद रखिएगा, वन्य जीव का संरक्षण के लिए, उनका पालन पोषण, उनके बचाव के लिए 1972 में नियमावली बनाया गया। लेकिन उसी में वन्य जीव में एक और चला टाइगर के लिए स्पेशल, प्रोजेक्ट टाइगर। इसका प्रारंभ कब किया गया? 1972 में, 1973 में, 1981 में, 1985 में। ठीक है, तो देखिए भारत में प्रोजेक्ट टाइगर का जो प्रारंभ किया गया था वो 1973 ईस्वी में किया गया था, और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान यह लॉन्च हुआ था। राइट आंसर इसका 1973 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा, फूलों की घाटी कहाँ अवस्थित है? तो फूलों की घाटी कहाँ अवस्थित है? जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, सिक्किम में, उत्तराखंड में। ठीक है, तो देखिए ये फूलों की घाटी बहुत बार आया हुआ है आपको, जिसको वैली ऑफ फ्लावर्स हम लोग कहते हैं। तो ये फूलों की घाटी जो आपका है ये उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल क्षेत्र में अवस्थित है, गढ़वाल क्षेत्र में स्थित है उत्तराखंड के। तो यहाँ पर उत्तराखंड ऑप्शन डी में है, तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। अगला है एक वयस्क मानव में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार आया हुआ। 305, 275, 206 या 175? तो कितना होता है? एक वयस्क में मानव अस्थियों की कुल संख्या 206 होती है, जिसमें सबसे बड़ी हड्डी जो होती है फीमर, जांघ की हड्डी, और सबसे छोटी हड्डी जो होती है कान की हड्डी, स्टेप्स हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर 206 हो जाएगा। ग्रीन पीस इंटरनेशनल मुख्यालय अवस्थित है न्यूयॉर्क में, सिडनी में, एम्स्टर्डम में, नागासाकी में, कहाँ पर स्थित है? ठीक है, देखिए ग्रीन पीस क्या है, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ग्रीन पीस इंटरनेशनल है क्या। ठीक है, तो ग्रीन पीस जो है एक गैर सरकारी संस्था है, और इसका जो अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय है वो नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में है। ठीक है, नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में है। इसकी नींव 1938 में कनाडा के वैंकूवर में पड़ी, अमेरिका के अलास्का में परीक्षण किया गया था। ठीक है, तो ग्रीन पीस का इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? तो नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में है। ठीक है, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशीय चरण के दौरान डॉट 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 का, यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन नहीं, यहाँ पर ऑक्सीकरण होना चाहिए था। ठीक है, गलत लिखा गया। ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण जिसको हम लोग ऑक्सीडेशन कहते हैं, ये यहाँ पर होगा। ठीक है, ऑक्सीजन नहीं होगा, ऑक्सीडेशन कर लीजिएगा। एवं ऑप्चयन जिसको हम लोग यहाँ पर क्या कहते हैं? रिडक्शन कहते हैं। ये सही है।
तो क्या होता है प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो हम लोग यहाँ पर करते हैं, तो 6CO2 + 12H2O जो हम लोग करते हैं तो ग्लूकोज बनाता है। तो इसमें क्या होता है, जल निकलता है, जल निकलता है, तो हाँ, और यहाँ पर NADP का अणु बनाते हैं। तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। अगला है LPG के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है, इसमें बताना है कौन सत्य नहीं है। यह एक स्वच्छ ईंधन है, या उच्च ऊष्मीयमान का है, या नीले ज्वाला जलने वाला, या मीथेन उत्सर्जक है। तो LPG जो है ये क्या है, प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण है। LPG किसका है, ये भी बहुत बार प्रश्न है कि LPG किसका मिश्रण है, तो याद रखिएगा LPG जो है वो प्रोपेन और ब्यूटेन का आपका मिश्रण है। यह एक स्वच्छ ईंधन है, ये सही है। इसका ऊष्मीयमान उच्च होता है, इसी कारण LPG यूज किया जाता है, ये भी सही है। यह नीले ज्वाला से जलने वाला है, ये भी सही है। लेकिन यह मीथेन गैस नहीं उत्पन्न करता है। मीथेन गैस कौन उत्पन्न करता है, तो जीव जंतुओं और यहाँ पर जो गाय भैंस बैल ये सब के जो अवशेष सड़ गल जाते हैं, मतलब जो मलमूत्र ये सबसे, तो वो मीथेन गैस उत्सर्जक होता है, तो वो हो गया। लेकिन LPG मीथेन गैस उत्सर्जक नहीं करते हैं, यानी कौन नहीं है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, नहीं है। ठीक है। अगला है द ओरिजन ऑफ स्पाइसीज, द ओरिजन ऑफ स्पेसीज प्रजातियों की उत्पत्ति एक रचना है, किसका है। द ओरिजन ऑफ स्पेसीज किसके द्वारा लिखा गया है, या प्रजातियों की उत्पत्ति किसके द्वारा लिखा गया है, अरस्तू के द्वारा, चार्ल्स डार्विन के द्वारा, मेडल के द्वारा, या रॉबर्ट हुक के द्वारा। ठीक है, तो किसके द्वारा लिखा गया है यहाँ पर, तो द ओरिजन ऑफ स्पेसीज प्रजातियों की उत्पत्ति किसका लिखा हुआ है, चार्ल्स डार्विन का है। किसका है, चार्ल्स डार्विन का है। प्रजातियों की उत्पत्ति द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज लिखा गया है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। मकर रेखा है, मकर रेखा है, ठीक है, 23.5 डिग्री, देखिए 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ, या 23 डिग्री। ठीक है, तो देखिए 23.5 डिग्री यहाँ पर हम लोगों ने देखिए इसके पहले भूगोल पढ़ा है। ठीक है, तो उसमें यहाँ पे देखिएगा ये आपको मध्य रेखा हो गया, विषुवतीय रेखा हो गया, और इसमें ऊपर की ओर चलेंगे उत्तर की ओर, तो इसमें 23.5 डिग्री, 66.5 डिग्री, इसमें भी 23.5 डिग्री, इसमें भी 66.5 डिग्री। ठीक है, तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ठीक है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश आप यहाँ पर कह लीजिए। ठीक है, तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम लोग क्या कहते हैं, ऊपर वाले रेखा को कर्क रेखा और नीचे वाले रेखा को मकर रेखा कहते हैं। ठीक है, तो मकर रेखा यहाँ पर पूछा है, तो मकर रेखा किसमें होता है, उत्तरी में कर्क रेखा होता है, और ये दक्षिण पड़ गया तो दक्षिण में मकर रेखा होता है। 23.5 डिग्री दक्षिणी साउथ की ओर, इधर की ओर मकर रेखा पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका दिया गया है 23.5 डिग्री उत्तरी, तो उत्तरी किस में देखिए यहाँ पर एस में है। ठीक है, एस में है, तो 23.5 डिग्री एस वाला को आप कीजिएगा मकर रेखा, 23.5 डिग्री एस यानी दक्षिण, 23.5 डिग्री साउथ। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है, 135 नंबर है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ से इसको देख लीजिएगा, यहाँ से एक प्रश्न रहता है। और अभी तो हम देखिए आपको जो हैंड रिटन नोट्स दिए हैं वो केवल अभी JCRT जो जैक का सिलेबस दिया, ठीक है, लेकिन कुछ उसमें सिलेबस में ऐसे भी चीज़ है जो छूट फूट हैं, तो उसको हम अभी अलग से बना के आप सभी को दे देंगे जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वो सारा PDF आपको मिल जाएगा, जिसको आप देखिएगा तो वहाँ से और भी आपका स्कोर बढ़ेगा अभी। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का यहाँ पर मुख्यालय कहाँ अवस्थित है पूछा गया है। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय जो है वो आपका नीदरलैंड के हेग में स्थित है। ठीक है, नीदरलैंड के हेग में स्थित है, और इसका जो है विश्व की अदालत भी इसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो पूछा है उसको हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो नीदरलैंड के हेग में स्थित है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देते हैं। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को अपनाया, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को अपनाया। ठीक है, देखिए यहाँ पर सब राष्ट्रीय गान किसके द्वारा है, तो वो आपको रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा रचित है, जन गण मन। ठीक है, संविधान सभा में 24 जनवरी 1950 को भारत का राष्ट्रीय गान स्वीकार किया गया है। ठीक है, 1950 24 जनवरी 1950 को, और इसके गाने का समय कितना है, 52 संकेत। ठीक है, इसको प्रथम और अंतिम पंक्ति गाई जाती है 27 दिसंबर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में लाया गया था। ठीक है, तो ये कब आपको किया गया, तो 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। ठीक है, संविधान सभा को कब, तो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को अपनाया था। राइट आंसर बी हो जाएगा। पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है, पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है, जयपुर में, उदयपुर में, जोधपुर में, अजमेर में। ठीक है, पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है, तो देखिए पुष्कर मेला जो है आपको
ये पुष्कर मेला अजमेर में आयोजित किया जाता है। ठीक है, पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? अजमेर में आयोजित किया जाता है। और अजमेर में लगभग 11 किलोमीटर दूर हिंदुओं से प्रसिद्ध तीर्थस्थल पुष्कर है। यहाँ पर कार्तिक पूर्णिमा को यह मेला लगता है। कब लगता है? तो कार्तिक पूर्णिमा को मेला लगता है, जिसमें बड़ी संख्या में यहाँ पर जो है देशी विदेशी पर्यटक भी आते हैं। और इसमें कहाँ लगता है? तो इसमें ऊँटों का क्रय विक्रय भी होता है। ठीक है, तो पुष्कर मेला कहाँ लगता है? अजमेर में आयोजित किया जाता है। यहाँ के चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है? लोकसभा का चुनाव होना रहता है तो उसका अधिसूचना जो है जारी कौन करता है? भारत का निर्वाचन आयोग, राष्ट्रपति, गृह मंत्रालय, लोकसभा सचिवालय कौन करता है? ठीक है, देखिए तो भारत के निर्वाचन आयोग की व्यवस्था अनुच्छेद 326 के तहत की गई है। ठीक है, लोकसभा चुनाव हेतु अधिसूचना, तो भारतीय निर्वाचन आयोग की व्यवस्था जो है आपको 326 अनुच्छेद के तहत किया गया है। जो यहाँ पर लोकसभा हो या विधानसभा, उसके चुनाव की अधिसूचना जारी करता है। और यह निर्वाचन आयोग जो है एक अस्थाई स्वतंत्र निकाय है। ठीक है, एक अस्थाई स्वतंत्र निकाय है। यह आयोग किसका किसका? तो संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचक नियमावली तैयार कराने और निर्वाचकों के संचालन के नियंत्रण के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, चलिए अगला, लोकसभा की कार्यवाही के प्रथम 1 घंटे को क्या कहा जाता है? लोकसभा की जब कार्यवाही चल रही थी, लोकसभा का जब सत्र चल रहा होता है तो उसका प्रथम 1 घंटा को क्या कहा जाता है? सार्वजनिक काल, विशेषाधिकार काल, शून्यकाल, प्रश्नकाल क्या कहा जाता है? ठीक है, तो देखिए लोकसभा की जब कार्यवाही चलती है तो उसके प्रथम 1 घंटे में लोग क्या करते हैं? तो प्रश्न पूछते हैं। क्या पूछते हैं? प्रश्न पूछते हैं। तो ये प्रश्न पूछते हैं, इसलिए इसको हम लोग प्रश्नकाल में डालेंगे। ठीक है, प्रश्नकाल में डालेंगे। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। यहाँ पे अगला प्रश्न है, वर्षा जल संग्रहण क्या है? ये भी आपको हमने नोट्स में दे दिया है। देखिए अगर अभी आप नोट से भी बनाते तो यहाँ से आपको 20 पार कर जा रहा है। ठीक है, वर्षा जल संग्रहण क्या है? प्रयुक्त जल का संग्रहण और भंडारण, वर्षा जल का जमा और भंडारण, पानी का वितरण, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो वर्षा जल संग्रहण का मतलब ही होता है वर्षा के जल का जमा करना और उसको इकट्ठा माने भंडारण करना, संग्रहण भंडारण करना। यानी वर्षा जल का जमाव और भंडारण जो है वर्षा जल संग्रहण के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला, भारतीय गैंडा कहाँ संरक्षित है? कार्बेट नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, बांदीपुर गिर नेशनल पार्क। ठीक है, तो भारतीय गैंडा कहाँ पर आपको मिलते हैं? देखिए भारतीय काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान का जो है स्थापना 1974 में किया गया था और असम में किया गया था। और ये एक सींग वाले गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? एक सींग वाले गैंडा के लिए प्रसिद्ध है काजीरंगा। एकदम याद रखिए, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है और एक सींग वाले गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। क्लियर? चलिए अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंध में सही है? देखिए ठीक है, ऊर्जा प्रवाह आपको हमने नोट्स में दे दिया है, ऊर्जा का प्रवाह, जिसमें आपको देखे होंगे यहाँ पर। तो ऊर्जा का प्रवाह में पारिस्थितिकी तंत्र में संबंध में सही है। सही का मतलब एक लाइन से चलना चाहिए। तो उत्पादक, अपघटक, उपभोक्ता, ये गलत है। अपघटक, उपभोक्ता गलत है। उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक, ठीक है, ये भी गलत है। तो आपको हम लोग सीरीज बना के पढ़ाया, उसमें देखिएगा उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ आपको दिखाए थे और तीनों चीज़ का आपका नोट्स दिया भी है, उसका डिटेल्स वहाँ पे देख लीजिएगा। ये प्रश्न आया हुआ था। कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहती है? कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहती है? प्रोपेन, कार्बन डाइऑक्साइड, इथेन या मीथेन। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी गैस सबसे अधिक उपस्थित रहती है? तो देखिए ग्रीन हाउस गैस में सबसे अधिक जो होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, वो CO2 गैस होती है। इसको याद रखिएगा आप। तो ये ग्रीन हाउस वाला गैस एक बार एकदम पूछ रहा है तो आप सभी ग्रीन हाउस गैस को देख करके ही जाइएगा। ठीक है, अगला है, किस वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं? कैरोटीनॉइड, लाइकोपीन, एंथोसाइनिन या क्लोरोफिल। ठीक है, ये भी प्रश्न आपको हमने करवा दिया है, देखे होंगे आप, सब कुछ मिल रहा है। बहुत सारे प्रश्न आपने यहाँ पे बना लिए। अभी केवल PDF आप जो चैप्टर का दिए होंगे उसको पढ़े होंगे तब। ठीक है, तो अभी आपका तैयारी अधूरा है, पूरा नहीं है, अभी आपका चल ही रहा है। तो आप सभी इसी तरह से 1 से 5 के लिए
यहाँ से सारे नोट्स PDF पढ़ करके ही एग्ज़ाम में जाने की कोशिश कीजिएगा। जो भी लोग नहीं ले पाए हैं, मिलने के साथ यहाँ से ज़रूर संपर्क कर लेंगे, क्योंकि कम प्रश्न पढ़ के अधिक उठाना है तो आपको JCERT जय का किताब और क्वेश्चन बैंक दोनों हम यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके नोट्स को, हैंड रिटेन नोट्स को PDF के रूप में आप सभी लेके पढ़ के एग्ज़ाम में जाइएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्लोरोफिल के कारण हरा होता है। मानवीय गतिविधियां जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं। मानव कुछ ऐसा गतिविधि कर रहा है जिससे पृथ्वी पर जलवायु में परिवर्तन हो रहा है। गर्मी में ठंडा, ठंडा में गर्मी, या गर्मी तो बहुत गर्मी, ठंडा तो बहुत ठंडा। ऐसा क्यों हो रहा है, उसके लिए कौन से लोग जिम्मेदार हैं, क्या कारण से यहाँ पर मानवीय गतिविधि, कौन से मानव गतिविधि कर रहा है जिसके कारण ऐसा हो रहा है। वनों को जलाना, कृषि क्रियाकलाप, एरोसोल कैन का उपयोग, उपरोक्त सभी। तो मानव के द्वारा क्या किया जा रहा है, वनों को जलाया जा रहा है, जिसके कारण जहाँ पर वन है वहाँ पर वर्षा अधिक हो रही है, जहाँ वन कम है वहाँ गर्मी अधिक पड़ रही है। ठीक है, तो ये मानव के द्वारा किया गया, वनों को जलाना से। कृषि क्रियाकलाप, कुछ कृषि क्रियाकलाप ऐसे हैं जिसको जला करके लोग प्रदूषण कर दे रहे हैं। हाँ, तो ये भी आपको जलवायु परिवर्तन के लिए माना गया है। एरोसोल किरोसिन का उपयोग भी किया जा रहा है, यानी उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। मानव कुछ भी ऐसी गतिविधि कर रहा है जिससे आपको जो है वो पर्यावरण में क्या कर रहा है, जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेवार होता है। अगला है, यूफोर्बिएसी फैमिली की कौन सी फसल बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए मानी जाती है। जेंट्रोफा, कैल्डलन ट्री, कॉपर लीफ, सर्पकंधा। ठीक है, देखिए अभी हाल फिलहाल यहाँ पे देखिएगा तो झारखंड में भी आपको जेंट्रोफा की खेती करवाया जा रहा है। जेंट्रोफा बहुत से ये फ्री में, बहुत से जिनका ज़मीन बहुत ज़्यादा, वहाँ पर सरकार की तरफ से लगाया गया था। ठीक है, तो जेंट्रोफा जो है यहाँ पर बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जाना जाता है, तो जेंट्रोफा की खेती की जाती है, जेंट्रोफा है। ठीक है, अगला, जड़ी बूटियों की रानी भारत का सबसे पवित्र जड़ी बूटी है। इस औषधीय पौधे का हिंदू धर्म महत्व है और इसका वानस्पतिक नाम ओसोमिसम सैंक्टस है। इसको सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है, देखिए वानस्पतिक नाम दिया हुआ है ओसिमम सैंक्टस, और इसको जनरल नाम में क्या जानते हैं, क्या पौधा का नाम होता है। तुलसी है, रोजमेरी है, अजवाइन के फूल है, धनिया है। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो यहाँ जड़ी बूटियों की रानी और भारत की सबसे पवित्र, पवित्र याद रखिएगा, पवित्र से यहाँ पे पवित्र, तो तुलसी का पत्ता पवित्र माना जाता है, इसको हम लोग जैसे तैसे उपयोग नहीं करते हैं। तो ये तुलसी का पत्ता ही है, हिंदू धर्म में महत्व भी है इसका। ठीक है, तो ये तुलसी को याद रख लीजिएगा। तो प्रश्न देखिए थोड़ा घुमाते हैं, लेकिन इसको पकड़िएगा तो बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, पीने के लिए सुरक्षित पानी को क्या कहते हैं। जो पीने के लिए पानी सुरक्षित रहता है उसको क्या कहेंगे, पीने योग्य पानी, आशुद्ध जल, ताज़ा जल, नल का पानी। ठीक है, तो जो पीने के लिए सुरक्षित पानी है उसको हम लोग कहेंगे पीने योग्य पानी। क्या कहेंगे, पीने योग्य पानी इसको कहेंगे। क्लियर, चलिए अगला, वर्ष 1984 की भोपाल गैस त्रासदी निम्नलिखित में से किस गैस के रिसाव के कारण हुआ था। ये भी प्रश्न बहुत बार आपको पूछा जा रहा है, हो सके आपके एग्जाम में आ जाए, और इसको हमने आपको कंप्लीट करवा दिया था। मिथाइल आइसोसाइनेट, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो देखिए वर्ष 1984 में लगभग 4000 आदमी का यहाँ पर जो है मृत्यु हो गए थे। बाकी बहुत लोग जो है यहाँ पे ग्रसित थे, रोग से ग्रसित हो गए थे। तो ये जो आपका गैस था वो मिथाइल आइसोसाइनेट गैस उसको कहते हैं, मिथाइल आइसोसाइनेट गैस के कारण हुआ था। ठीक है,